हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस क्लास में हम कल की लास्ट क्लास से ही आगे कंटिन्यू करके डिस्कस कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कल की क्लास में हमने उत्तराखंड का सामान्य परिचय डिस्कस कर लिया था। उसके बाद बात करें आज के पहले टॉपिक की, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड की पहली नगर पालिका परिषद, बोलो मैं, उत्तराखंड की पहली नगर पालिका परिषद, तो वो है मसूरी, जो सबसे पहले बनती है 1842 में। बात करो मैं अगर उत्तराखंड हाई कोर्ट की, उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना पूछी जाती है, तो ये स्थापना 9 नवंबर 2000 को होती है, 2000 को होती है। और ये बनता है देश का 20वां हाई कोर्ट बनता है उत्तराखंड। बात करें हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट आता है आर्टिकल 214 में। हाई कोर्ट की बात की गई है 214 आर्टिकल में। इसके बाद कल मैंने क्षेत्रफल डिस्कस कराया था, तो क्षेत्रफल था उत्तराखंड का 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर जनसंख्या पूछी जाए तो 100, 86, 292 ये उत्तराखंड की जनसंख्या हो जाएगी। बात करें उत्तराखंड में कुल ब्लॉक या विकास खंड कितने हैं, तो टोटल हैं 95, जिनमें से पर्वतीय हैं सबसे ज़्यादा, वो है 82। देन आए तो मैदानी, मैदानी में आते हैं मात्र 13, मात्र 13 मैदानी में आते हैं। अगर बात करें सर्वाधिक, मैक्सिमम पूछा जाए, तो आ जाएगा पौड़ी, पौड़ी में आ जाएगा 15। अगर मिनिमम पूछा जाए सबसे कम, तो बागेश्वर प्लस रुद्रप्रयाग, इनमें 3-3 हो जाएगा। बात करें उत्तराखंड का जो सबसे लंबा NH है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, तो वो है NH 7, जिसकी जो डिस्टेंस है करीबन 402.60 किलोमीटर। यह है बद्रीनाथ राजमार्ग। और अगर मैं सबसे छोटा बोलूँ, तो सबसे छोटा आ जाएगा NH 307, जिसकी डिस्टेंस है 7.45 किलोमीटर के लगभग। ये जाता है दून से, यूपी के कुछ हिस्से इसमें कवर हो जाते हैं। तो 307 सबसे छोटा है, जिसकी डिस्टेंस है 7.45 किलोमीटर। और NH 7 सबसे बड़ा है, 402.60 किलोमीटर, बद्रीनाथ हाईवे वाला। बात करूँ मैं देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पूछा जाता है देश का प्रथम या राज्य का प्रथम, तो वो आता है GV पंत, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि स्थित है पंतनगर में। और इसकी स्थापना आयोग द्वारा काफ़ी बार पूछी गई है। इसकी स्थापना होती है 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना होती है। अगर बात करें इसमें, तो इसमें करीबन 18 बाह्य परिसर है, 18 बाह्य परिसर है। और इसके नाम के आगे ये पूछा जाता है कि ये गोविंद बल्लभ पंत नाम कब जोड़ा गया, तो 1972 में इसके आगे से GV पंत नाम जुड़ा। बात करो मैं राज्य, तो राज्य पशु में नाम आ जाएगा, राज्य पशु में नाम आ जाएगा कस्तूरी मृग। इनका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो वैज्ञानिक नाम भी याद रखना, मास्कस काइशो गास्टर। तो मास्कस काइसो गास्टर इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि कितने से कितने हाइट के मध्य पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 3600 से लेकर 4400 मीटर के बीच पाए जाते हैं। और एक ये भी याद रखना कि इन पर कस्तूरी मृग पर डाक टिकट जारी हुआ था सन 1972 में, इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। अगला है राज्य पक्षी मोनाल, तो राज्य पक्षी मोनाल इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा लोफोफोरस
इम्पीजिनस, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा लोफोरस इम्पीजिनस। बात करें मोनाल की, तो मोनाल जो है 2500 से 5000 मीटर की हाइट पर पाया जाता है, और जिस पर डाक टिकट जारी होता है सन 1975 में, इस पर डाक टिकट जारी होता है, और 2 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था इस पे, राज्य पक्षी मोनाल पे। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा लोफोफोरस इम्पीजिनस। अगला आया राज्य वृक्ष, इसमें नाम आ जाएगा बुरांस। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। तो ये वैज्ञानिक नाम काफ़ी बार पूछा भी गया है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये पाया जाता है आपके 1500 से 4000 मीटर की हाइट पर। इस पे डाक टिकट जारी होता है 1977 में, 50 पैसे का इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। अगला अंत में बचा राज्य पुष्प, तो इसमें नाम आ जाएगा ब्रह्म कमल का, और इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा शोसूरिया आउबेलेटा। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। बात करें इसके हाइट की, तो ये पाया जाता है 4800 से 6000 मीटर के बीच पाया जाता है। बात करें इस पर डाक टिकट जारी होने की, तो 1982 में ब्रह्मकमल पर डाक टिकट जारी होता है, और 2.85 रुपये का, 2 रुपये 85 पैसे का डाक टिकट जारी हो गया था इस पर। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सोसूरिया अवलेटा, और इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। चलेंगे अगला। एक आता है राज्य वाद्य यंत्र, ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। एक कमेटी आती है यहाँ पे, भंडारी कमेटी। इसकी सिफारिश पर तत्कालीन सीएम, जो समय सीएम थे हरीश रावत, तो इनके द्वारा 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था ढोल को। इसमें ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास का नाम आता है। पूछा भी जाता है ढोल सागर के ज्ञाता, तो उत्तम दास का नाम आएगा इसमें। ढोल वादन की 4 शैलियाँ ढोल सागर बुक में दी गई है। तो उसमें आता है नंबर 1 पे अमृत, अगला आता है सिंधु, अगला आता है राजी, और अंत में आता है महयानी। तो ये 4 शैलियाँ दी गई है ढोल वादन की। अगला है किसी देवता के रौद्र रूप को प्रदर्शित करने के लिए जो ताल बजाई जाती है उसे कहते हैं धुएल। धुएल, या कई जगह इसका नाम ध्योल ताल भी मिलता है। बात करें इसका, इस ढोल वाद्य यंत्र का जिक्र आईने अकबरी में भी मिलता है, आईने अकबरी में भी मिलता है। बात करें राज्य खेल की, तो राज्य खेल में नाम आ जाएगा फुटबॉल का, और इसे राज्य खेल घोषित किया जाता है 11 अगस्त 2011 को। बात करें राज्य भाषा की, तो फर्स्ट पे नाम आएगा हिंदी का, अगला आ जाएगा संस्कृत का, सेकंड राज्य भाषा संस्कृत हो जाएगी। संस्कृत को सेकंड राज्य भाषा घोषित किया गया था 7 जनवरी 2010 में। अगला है कि राज्य चिन्ह, उत्तराखंड राज्य चिन्ह, इनका निर्धारण किया जाता है 2001 में। जो उत्तराखंड राज्य चिन्ह है, इसमें 3 पर्वत चोटियां दर्शाई गई है, जिसमें से बीच वाली सबसे ऊंची चोटी है। इसके जो लाल पृष्ठ बीच वाली चोटी के जो बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है, तथा इस अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में लिखा गया है सत्यमेव जयते, जो लिया गया मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला है कि राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर, अब आया श्वेत पृष्ठ पर 4 जल धाराएं प्रदर्शित की गई है, जो इंडिकेट करती है गंगा, यमुना, अगला राम गंगा, अंत में बचा काली नदी को। तो इन 4 नदियों को प्रदर्शित करती है ये 4 जल धाराएं। अगला है जो लाल रंग है वो आंदोलनकारी थे, जो राज्य आंदोलनकारी, उनके रक्त को
प्रदर्शित करता है। रक्त मतलब रक्त का प्रतीक हो जाएगा ये। और जो श्वेत रंग है, श्वेत रंग है, तो श्वेत रंग की जो पृष्ठभूमि है वो शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। तो ये शांति का प्रतीक हो जाएगा उत्तराखंड वासियों का। एक बुक आती है उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, एक बुक आती है इनमें। तो इसमें नाम आ जाएगा जगमोहन रौतेला जी का नाम आ जाएगा उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह में। अगला है कि उत्तराखंड के 5 हवाई अड्डे, उत्तराखंड राज्य में 5 हवाई अड्डे हैं। इनका नाम, पहला गौचर, अगला आ जाएगा चिन्याली सोड़, अगला आ जाएगा जॉलीग्रांट, अगला आ जाएगा नैनी सैनी, और लास्ट में आ जाएगा पंतनगर। 5 हवाई अड्डे हैं उत्तराखंड राज्य में। तो जनता द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान हेतु राज्य में एक वेबसाइट संचालित है। उस वेबसाइट का नाम है समाधान.uk.gov.in। तो 26 जनवरी 2013 को ये वेबसाइट बनाई गई थी। उत्तराखंड राज्य में जनता द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान हेतु समाधान.uk.gov.in बनाई गई थी। एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ऊंचा या एशिया का सबसे ऊंचा डैम, सबसे ऊंचा बांध, या इसे कहा जाए दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध। भारत में तो फर्स्ट है, लेकिन ये विश्व का फोर्थ हाईएस्ट डैम है। तो इसमें नाम आता है टिहरी डैम, जो कि भागीरथी व भिलंगना के संगम पर बना हुआ है। यहाँ का पुराना नाम है, जहाँ पे संगम होता है, यहाँ का पुराना नाम है गणेश प्रयाग। तो इसी जगह पर टिहरी डैम डिज़ाइन किया गया है। इस टिहरी डैम का डिज़ाइन करते हैं जेम्स ब्रून नामक व्यक्ति। इस टिहरी डैम का डिज़ाइन करते हैं। इसमें जो है 39 गांव तो पूर्ण रूप से डूब गए थे, पूर्ण रूप से जलमग्न हो गए थे, जबकि 86 गांव आंशिक तौर पर जलमग्न हुए थे। जो ये परियोजना बनी थी टिहरी डैम, इसका जो जलाशय है उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, उस जलाशय का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल आता है 42 किलोमीटर स्क्वायर। जो ये टिहरी डैम परियोजना है, ये पहले 600 मेगावाट की थी। बाद में सन 1986 में रूस के साथ समझौता होता है, और उसके बाद यह परियोजना 2400 मेगावाट की हो जाती है। इसमें जो जल धारण क्षमता है, टिहरी डैम जलाशय की जल धारण क्षमता, वो है 354 करोड़ मीटर क्यूब, जबकि अभी मात्र इसमें 261 का ही यूज़ हो रहा है। अगला है कि 1972 में योजना आयोग ने टिहरी डैम का कार्य शुरू करा 1972 में। अगला आता है कि 1978 में इसका काम करता है यूपी सिंचाई विभाग ने 1978 में इसका काम अपने हाथों में ले लिया था। जबकि अब बात करें 1978 में ही एक बांध विरोधी समिति बनती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं विद्यासागर नौटियाल। तो 1978 में पहले तो यूपी सिंचाई विभाग ने कार्य सौंप लिया था अपने हाथों में, और अगला कि इसी वर्ष बांध विरोधी समिति का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं विद्यासागर नौटियाल। इसके बाद 1979 में वीरेंद्र सकलानी वीरेंद्र सकलानी वीरेंद्र सकलानी ने बांध विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। तो 1979 में वीरेंद्र सकलानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली बांध विरोध में। तो 1991 में बांध विरोधी जो समिति थी, बांध विरोधी समिति
का नेतृत्व अब सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने हाथों में ले लिया था। और इन्होंने 76 दिन तक कार्य को रोक के रखा था टिहरी डैम के। इसके बाद 12% जो बिजली है टिहरी डैम से प्राप्त होने वो रॉयल्टी के रूप में उत्तराखंड को मिलती है। 12% बिजली जो टिहरी डैम परियोजना है टोटल 2400 मेगावाट की, ये 3 हिस्सों में बट रखी है। पहला है टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना। तो पहला हो जाएगा जल विद्युत परियोजना। अगला हो जाएगा पंप स्टोरेज प्लांट, पंप स्टोरेज प्लांट। और अंत में नाम आ जाएगा कोटेश्वर डैम, कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना। ये दोनों तो 1000 मेगावाट की है। ये भी 1000 मेगावाट की है। बात करें कोटेश्वर डैम की तो ये हो जाएगा 400 मेगावाट की। काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा भी गया आयोग द्वारा। और इस कोटेश्वर डैम की हाइट पूछी जाती है 97.5 मीटर ऊंचा है ये। एक 11 मीटर व्यास की 6.3 मीटर लंबी है। तो 4 सुरंगें निकाली गई हैं 11 मीटर व्यास की, 6.3 मीटर लंबी है जो। तो जो 11 मीटर व्यास की 6.3 किलोमीटर लंबी है सुरंगें। तो उनमें से जो दो सुरंगें जो है वो 250 मेगावाट की है। उनमें से 250 मेगावाट की 4 यूनिट्स, तथा जो अन्य दो सुरंगें हैं पंप स्टोरेज वाली, तो वो भी 250 मेगावाट की 4 यूनिट्स संचालित होती है इन सुरंगों से। तो पहले टोटल 4 सुरंगें थी, जिनमें से 2 सुरंगें स्टोरेज के लिए हो जाएंगी और दो सुरंगें जल विद्युत परियोजना के लिए हो जाएगी। जो स्टोरेज वाली है 250 मेगावाट की, और जो जल विद्युत परियोजना वाली है वो भी 250 मेगावाट की। 4 4 यूनिट बनाई गई इनकी। बात करूँ मैं राज्य में प्रथम हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई थी। हेलीकॉप्टर सेवा राज्य में प्रथम तो वो केदारनाथ के लिए हुई थी। और ये शुरू होती है 16 मई 2003 को। पवन हंस सेवा केदारनाथ के लिए शुरू हो गई थी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।